जरूरत पड़ी क्यों, पहली चीज तो ये याद रखो। तात्कालिक कारण अलग होता है, उससे पहले मैं आपको प्रस्तावना में ले चलता हूं। सबसे पहले 31, मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना की गई। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहां की थी, इंग्लैंड की थी। कहां की थी, इंग्लैंड। ये भी पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के शासनकाल में की गई। तो किसके शासनकाल में, एलिजाबेथ। नाम क्या था, एलिजाबेथ। ये कौन थी, इंग्लैंड की महारानी थी। कौन थी, इंग्लैंड की महारानी। अभी ये नहीं है। दूसरा सुन लीजिए, फिर एक जो कंपनी है इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी व्यापार करने के लिए। किसके लिए की गई थी, व्यापार करने के लिए। सबसे पहले ये जब भारत में आए उस समय भारत में किसका शासन था, ये जब आए यानी इनका जब भारत में आगमन हुआ उस समय भारत में कौन से वंश का शासन था, मुगल वंश का शासन। किस वंश का शासन था, मुगल वंश। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था, कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर। और 1526 से लेकर 1757 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। वैसे 1857 की क्रांति तक भी यही थे, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 1707 में। 1707 में क्यों माना जाता है, क्योंकि 1707 का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक बने वो सारे के सारे क्या थे, अयोग्य थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पर क्या कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मुगल वंश का शासन कहां से कहां तक चलेगा, 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। लेकिन ऐसे देखा जाए तो जब 1857 की क्रांति हुई उस समय तक भी इनका शासन था या नहीं था, था। इसका मतलब ये हो सकता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के समय भारत में किसका शासन था, कौन सा राजा था जिसने 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था। तो इस समय कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह। एक एक प्रश्न को समझना, बहादुर शाह जफर। मैं यहां तक रिवाइज कर रहा हूं। भारत में सबसे पहले आए कौन थे, ये आए थे। ध्यान से सुनना, इसका भी प्रश्न आता है। क्या लिखा हुआ है, पुडप। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे, पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए थे, डच। उसके बाद कौन आए थे, अंग्रेज। उसके बाद कौन आए थे, एक नहीं लिखा इसमें, वेनिस। कौन, वेनिस। और इसके बाद में कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे, फ्रांसीसी। एक वहां से मार्कर लाना पड़ा ऑफिस में, पीछे वाला जाना, ये मार्कर नया लेकर आना पड़ा ऑफिस में से ले आए मार्कर। कौन था, फ्रांसीसी आए। पहला कौन आए, पुर्तगाली। उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद वेनिस, उसके बाद फ्रांसीसी। ध्यान से सुनना, इसका प्रश्न भी कई बार आता है कि भारत में वह कौन सी विदेशी शक्ति जो सबसे बाद में आई और सबसे पहले चली गई। तो उसका नाम भी कौन थे, फ्रांसीसी थे। और इन फ्रांसीसियों को किसने पराजित किया, तो अंग्रेजों ने किया। किसने पराजित किया था, अंग्रेजों ने। वापस बोल रहा हूं, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में आई। और भारत में किस लिए आई, व्यापार करने के लिए आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय भारत में किस वंश का शासन था, मुगल वंश का। और मुगल वंश कहां तक चला, 1526 से 1707 तक। 1707 क्यों कहा, क्योंकि उस समय अंतिम राजा कौन था, औरंगजेब था। और औरंगजेब के बाद जितने भी राजा बने वो कैसे थे, अयोग्य थे। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसके बाद धीरे धीरे इनका क्या होने लगा,
पतन होने लग गया। और अगर मूल रूप से देखें तो 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक भी किसका शासन था? मुगलों का ही शासन था। और अंतिम राजा जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। यानी हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कौन शासक था दिल्ली का? बहादुर शाह जफर। अब इससे पहले एक और सुन लो कि अचानक क्रांति क्यों हो गई? क्रांति क्यों हो गई? ध्यान से सुनना। 3 व्यक्ति है जिनके नाम आप याद रखो। एक जीजी है। जीजी का मतलब क्या होता है? वो जीजी और जीजा नहीं, ये गवर्नर जनरल। कौन है? गवर्नर जनरल। जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल। एक का नाम तो याद रखो आप, लॉर्ड कैनिंग। क्या याद रखो? लॉर्ड कैनिंग। एक का नाम याद रखो आप, लॉर्ड डलहौजी। क्या याद रखो? लॉर्ड डलहौजी। एक का नाम याद रखो, लॉर्ड वेलेजली। क्या रखो? लॉर्ड वेलेजली। इनको ध्यान से सुनना। तीनों को क्यों याद रखेंगे? पहले को तो इसलिए याद रखेंगे कि अगर प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के समय, कब? 1857 की क्रांति के समय भारत की जीजी कौन थी? कौन थी? नहीं, कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग क्रांति के समय था। जीजी का मतलब होता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल रह जाएगा यार कि 1857 की क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दूसरे को सुनना। दूसरे को फिर क्यों जानते हैं? दूसरे को जानते हैं, एक तो इंग्लिश में उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन लेफ्ट। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन लेफ्ट, जिसका हिंदी वर्जन नाम है गोद निषेध नीति। और इसी को कहते हैं हड़प नीति। क्या कहते हैं? हड़प नीति। क्या होता था इस नीति में? इस नीति में यह था, किसी भी रियासत है, कोई रियासत है और उस रियासत का क्या नहीं है? वंशज नहीं है। वंशज का मतलब आप जानते हैं? पुत्र या पुत्री नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकता है? गोद नहीं ले सकता। गोद नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी, जो गवर्नर जनरल थे, वो चाहते थे कि इसको बहाना बनाकर भारत की बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जिनमें क्या नहीं है, जिनके पुत्र या पुत्री कुछ भी नहीं है, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिलाया जाए। तो एक कानून बनाया, नीति बनाई। उस नीति का नाम क्या था? गोद निषेध नीति। इस नीति के द्वारा इनके जो रियासतें थी वो छीन ली। किसने छीन ली? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने। और अपने भारत में इनको क्या कर लिया? मिला लिया। उनमें विशेष रूप से कौन कौन सी थी वो देख लो। गोद निषेध नीति के तहत एक सतारा थी, एक सबलपुर थी, एक बगाड़ थी, एक उदयपुर थी। वो उदयपुर नपने वाला नहीं है, उदयपुर थी, एक झांसी थी और एक अवध था। क्या था? अवध था। इनको क्या किया? ये 1848 में, 1849 में, 1850 में, 1852 में, 1852 में, 1856 में, इनको क्या कर लिया? इस गोद निषेध नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस समय भारत कितने थे? 2 भारत थे। कितने भारत थे? एक ब्रिटिश भारत, एक भारत। एक ब्रिटिश भारत, एक भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हुआ? भारत की वह रियासतें जिन पर सीधा किसका नियंत्रण हो? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, उसको तो हम क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत। और जिन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा नियंत्रण नहीं था, उन्हें हम क्या कहते थे? भारत। तो कितने भारत थे? 2। एक ब्रिटिश भारत, दूसरा भारत। ब्रिटिश भारत वह भारत, यानी भारत की वह रियासतें जिन पर सीधा नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का। यानी अब अगर मैं यहां कहूं कि ये किसकी थी? ये अंग्रेज भारत का शासन था या नहीं था? क्योंकि इन पर सीधा नियंत्रण किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये कौन से भारत में थे? अंग्रेज भारत में। और इनके अलावा बहुत सारे, इनके अलावा भी पहले बहुत सारे क्षेत्र थे। मैं आपको बता दूं, जैसे बंगाल है। क्या है? बंगाल है। जैसे मद्रास है, जैसे अवध है। इन क्षेत्रों पर भी इन्होंने क्या कर लिया था?
अधिकार कर लिया, लेकिन इस नीति के तहत नहीं किया, इस नीति के तहत नहीं किया। अगर पूछा जाए गोद निषेध नीति के तहत किन किन क्षेत्रों को लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में भारत में मिलाया गया, तो केवल आपको यही याद रखना, इसके अलावा नहीं रखना। इसके बाद में वेलेजली, वेलेजली को किस लिए जाना जाता है? सहायक संधि के लिए। किसके लिए? सहायक संधि का जनक अगर पूछे तो कौन था? सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। सबसे पहले 1798 ईस्वी में इसने सहायक संधि की। सबसे पहले कब की? 1798 ईस्वी में। और उसके बाद में तंजौर पर की। कहां पर की? तंजौर पर। फिर अवध पर की। इसका कई बार पूछा जाता है। 1801 ईस्वी में। कब की? 1801 ईस्वी में। फिर सिंधियों के साथ की। किसके साथ की? सिंधियों। और उसके बाद भोंसले जो एक जाति है, इनके साथ भी इन्होंने क्या की थी? सहायक संधि। एक का नाम था तंजौर। क्या नाम था? तंजौर। ये जो मैं नाम लिख रहा हूं, इनको अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में किस रूप में मिलाया? सहायक संधि के द्वारा। किसके द्वारा? ये भारत में सहायक संधि के द्वारा किन किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया है पूछ लिया जाए तो तंजौर है, अवध है, सिंधी है, भोसले है, इनको। और प्रारंभ कब की गई संधि? 1798 ईस्वी में। जो किसके साथ? इलाहाबाद के साथ में की गई थी। इलाहाबाद। अब ध्यान से सुनो, मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं? ये इसलिए लिखवा रहा हूं कि ऐसा होने से, कैसा होने से? एक तो गोद निषेध नीति के कारण, दूसरी सहायक संधि के कारण। कौन परेशान थे? राजा थे। कौन थे? राजा थे। और इनके अलावा सामंत थे। कौन थे? सामंत। इनके अलावा शाहूकार थे। ये लोग क्यों परेशान थे? इनके राज्य छिन गए, इनकी जमीनें छिन गई। जमीनें क्यों छिन गई? एक व्यवस्था लागू की गई जिसका नाम था एक मुश्त प्रणाली। क्या नाम था? एक मुश्त प्रणाली। एक मुश्त प्रणाली थी क्या? इससे पहले इसको समझ लो, एक राजस्व प्रणाली थी। क्या थी? राजस्व प्रणाली। राजस्व प्रणाली का मतलब हुआ है कि अंग्रेज अपने राजकीय आय का स्रोत किसे मानते थे? राजकीय आय का स्रोत क्या था? तो आप क्या कहोगे? राजस्व था। क्या था? अंग्रेजों के पास पैसे कहां से आते थे या आय के स्रोत क्या थे? तो क्या थे? राजस्व प्रणाली थी। राजस्व प्रणाली क्या थी? भूमि के ऊपर राजस्व लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, उसी से अंग्रेजों को क्या होते थे? पैसे प्राप्त होते थे। ये जो कर लगाया गया था, जो लगान लगाई गई थी, वो लगान की जो दर थी वो क्या थी? अधिक थी। लगान की दर क्या थी? अधिक थी। अब लगान की दर अधिक होगी, उधर फसलों का उत्पादन होता नहीं है, हर बार काल पड़ जाता, फसलें नष्ट हो जाती, या कभी कभी फसल का उत्पादन हो जाता लेकिन जो खरीद का मूल्य था वो कम कर देते थे, जिसके कारण किसकी स्थिति खराब हो गई? किसानों की। किसकी स्थिति खराब हो गई? उन्हें कहते थे रेत। क्या कहते थे? रेत। अब मुझे बताओ कौन कौन से लोग दुखी हो गए? राजा हो गए, सामंत हो गए, साहूकार हो गए, रेत हो गए। इनमें सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? रेत हुआ। सबसे ज्यादा कौन दुखी हुआ? साहूकार हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ? इनसे कर कौन ले लेता था? तो ये भी दुखी नहीं। इनसे कर कौन ले लेता था? राजा। तो राजा भी दुखी नहीं। तो ये तीनों तो ऑटोमेटिक कट गए। अब मुझे बताओ दुखी कौन रहा इस क्रांति में? रैयत यानी किसान, यानी मध्यम वर्ग या निम्न वर्गों के लोग सबसे ज्यादा क्या थे? दुखी थे। और दुखी क्यों थे? नंबर एक, दुखी के 3 कारण वो याद रखो। नंबर 1 पूछा जाए क्रांति के कारण सिंपल से अपनी भाषा में समझने के लिए, तो नंबर 1 थी अफवाहें। क्या थी? अफवाहें जानते हो? आज भी चलती है। नंबर 2 क्या था? नीति। क्या थी? नीति। और नंबर 3 था राजस्व प्रणाली। क्या थी? राजस्व प्रणाली। मैं वापस ध्यान से बोल रहा हूं। अफवाहें क्या थी वो सुन लो। 1857 की क्रांति से पहले 4 तरह की अफवाहें फैली। कितनी तरह की अफवाहें फैली? 4 तरह की। कौन कौन सी अफवाहें फैली? मैं अफवाहों के बारे में यह लिख रहा हूं। पहली अफवाह थी कि हमें क्या बनाया जा रहा है? ईसाई बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हमें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। कैसे की जा रही है वो सुन लो। ऐसे की जा रही है, जब इंग्लैंड के लोग अंग्रेज भारत में आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज सैनिक हैं, वो सैनिक क्या करें? भारतीय महिलाओं से प्रेम करें और उन्हें अपने प्रेम में फंसाकर उनसे विवाह कर लें।
जिससे वो क्या कर लेगी, हंसो मत, तो गलत बात नहीं, क्या कर लेगी, वो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगी, जिससे क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म का प्रचार हो जाएगा, ईसाई धर्म का प्रचार हो जाएगा, जिससे ईसाइयों की संख्या बढ़ जाएगी और हिंदू धर्म की संख्या घट जाएगी। तो हमारे खिलाफ जो विद्रोह होंगे उनमें भाग लेने वालों की संख्या आधी रह जाएगी। पहली अफवाह तो ये चल रही थी। दूसरी अफवाह क्या चल रही थी, दूसरी ये चल रही थी, और इसके लिए कानून भी लगा था, वो मैं बाद में बताऊंगा। दूसरी चीजें थी, एक था चर्बी वाला कारतूस, क्या था, चर्बी युक्त कारतूस। इस कारतूस से पहले दो बंदूकों के नाम है, एक का नाम था ब्राउन बेस, क्या नाम था, जो पुरानी बंदूक थी वो तो कौन सी थी, ब्राउन बेस थी। सोरा लेते, पीछे डालते, अरे ठोकते, फिर बंदूक को चलाते, मुंह का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता था। संतोष है उधर से समझ गए। दूसरी चीज, अब चर्बी वाला कारतूस क्या था, और दूसरी बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल, क्या नाम था, एनफील्ड राइफल। इसका क्या रोल था वो सुन लो। ये एक नई बंदूक बनाई गई, उस बंदूक में जो कारतूसों का प्रयोग करते थे वो चर्बी वाले कारतूस थे। चर्बी वाले कारतूस कैसे थे, इन कारतूसों को कैसे बनाया जाता था, इसके अंतर्गत एक तो सूअर की चर्बी और दूसरी गाय की चर्बी, इस चर्बी को कारतूस के मुंह पर लगाया जाता था, उसे फिर मुंह से तोड़कर इस एनफील्ड राइफल में उपयोग करने लगे थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को क्या लगा, जो तीसरी अफवाह कौन सी, कि हमारा क्या नष्ट हो रहा है, हमारी जाति नष्ट हो रही है। क्या नष्ट हो रही है, दूसरा क्या नष्ट हो रहा है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। चौथी चीज क्या की, जो अफवाहें, ये अफवाह बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, 4 अफवाहें चल रही थी और उन अफवाहों के कारण लोग गुस्से में हो गए और 1857 की क्रांति करने के लिए मजबूर हो गए थे। पहली क्या थी, ईसाई धर्म वाली। प्रत्येक भारतीय को कहते कि ईसाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज है वो क्या करे, भारत में महिलाओं से प्रेम करे और उनसे विवाह कर ले, जिससे ईसाई धर्म की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा कौन सा, चर्बी युक्त वाला कारतूस, जिसमें क्या लगा हुआ था, गाय और सुअर की चर्बी, जिससे हिंदू धर्म गाय के नाम पर, मुस्लिम धर्म सुअर के नाम पर नाराज होकर उन्होंने क्या कहा कि हमारी क्या नष्ट हो रही है, और क्या नष्ट हो रहा है, धर्म। चौथी चीज, और एक अफवाह फैलाई गई कि सैनिकों के लिए जो खाना बनता था उसका जो आटा था, उस आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा है, जिसके कारण भी क्या फैल गई, अफवाहें फैली, और उस अफवाहों पर भारतीय लोगों ने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कारण क्या हो गई थी, 1857 की क्रांति प्रारंभ। फिर दूसरी चीज है नीति। दूसरी कौन सी, इनका कॉन्सेप्ट समझना, रटना बिल्कुल मत, ऐसे याद रह जाएगा। दूसरी चीज कौन सी है, नीति। पर्सन इनमें से नहीं आएंगे लेकिन इनडायरेक्टली इन्हीं में से आएंगे, इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी। दूसरी क्या चीज है, नीति। नीति कौन सी, राजस्व प्रणाली की। कौन सी नीति, राजस्व प्रणाली। नीति का मतलब होता है कानून। क्या है, कानून। पहला क्या कानून बनाया, राजस्व प्रणाली लागू कर दी। क्या कर दी, राजस्व प्रणाली लागू कर दी, और उस राजस्व प्रणाली के तहत, और कौन कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी थी, 3 थी। कौन सी थी, 3। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी, और तीसरी थी महालवाड़ी। कौन सी थी, महालवाड़ी। ये थी क्या, ये किसानों के ऊपर कर प्राप्त करने के लिए लगाई गई प्रणालियां थी, और इन तीनों में किसानों के ऊपर राजस्व की जो लगान थी वो ज्यादा लगा दी, दर क्या कर दी, ज्यादा बढ़ा दी। अब उत्पादन हुआ 5 रुपए और लगान दर लागू कर दी 10 रुपए, तो ये क्या वो किसान दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो किसान क्या हो गया था, उसकी स्थिति दयनीय हो गई, उसकी हालत खराब हो गई, और उसमें गुस्सा उत्पन्न हो गया। किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से खिलाफ किस पर होगा, सामंतों के ऊपर। कर कौन लगाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी सामंत पर लगाती, और सामंत किस पर लगाते, तो सीधा किसानों का संपर्क किससे था, सामंतों से। तो सामंतों का गुस्सा किस पर फूटा, रैयतों का किस पर फूटा, सामंतों का। और सामंतों पर किसका फूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक दूसरे से चेन बन गई, लेकिन उस चेन में सबसे जो निम्न वर्ग था, मध्यम वर्ग था, जो रेत वर्ग था, किसान वर्ग था, उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उसने दोनों पर गुस्सा किया, सामंत पर भी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भी किया। और तीसरा किस पर किया, साहूकारों पर। साहूकार कौन थे, वह पैसे वाले लोग
जो ब्याज पर लोगों को पैसा उधार देते थे, और ये पैसा नहीं चुकाते तो हर 3 साल बाद वे मुद्दल और ब्याज को जोड़कर एक नया ताम्रपत्र बना लेते या शपथ पत्र बना लेते, जिसमें वो क्या करते, ब्याज की दर दिनों दिन बढ़ा दी गई। जो पैसा उधार लिया जाता था उसकी ब्याज की दरों में क्या कर दी थी, वृद्धि कर दी थी, जो किसान दे नहीं पा रहे। इसलिए किसानों ने किसके खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया, 1800 की क्रांति प्रारंभ कर दी। इसके बाद थी राजस्व प्रणाली, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी। उसके अलावा और ऐसे क्या कारण थे क्रांति के, एक 5 चौथा कारण मैं यहां लिख रहा हूं। एक अधिनियम बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अधिनियम, और उस अधिनियम को बनाया गया था 1805 में। कब बनाया गया, 1805 में, और उसका नाम था ड्रेस कोड अधिनियम। क्या था, ड्रेस कोड अधिनियम। नाम सुना कभी? ये था कि भारतीय लोगों को पगड़ी पहनने, मुसलमानों को दाढ़ी रखने के लिए क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और तीसरा इसलिए कहा, अंग्रेजों द्वारा एक टोपी बनाई गई थी जो भारतीय लोगों को, सैनिकों को पहनने के लिए अनिवार्य कर दी। और वो टोपी किसका प्रतीक थी, ईसाई धर्म का प्रतीक थी। किसका था, ईसाई धर्म का प्रतीक था। तो भारतीय सैनिकों ने, मुसलमान थे, उन्होंने कह दिया हम तो दाढ़ी रखेंगे, और जो हिंदू थे, जो पगड़ी पहनते थे, उन्होंने कहा हम तो पगड़ी रखेंगे और टोपी बिल्कुल नहीं पहनेंगे। हिंदुस्तान के खुद लोगों को टोपी पहनाते, हमें कोई टोपी नहीं पहना सकता। लेकिन फिर भी टोपी पहनाने के लिए कठोरतापूर्वक प्रयोग किया, उन्होंने मना कर दी। क्यों मना कर दी? टोपी किसका प्रतीक थी, ईसाई धर्म का प्रतीक। यानी वह व्यक्ति जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता, वही व्यक्ति उस टोपी को धारण करता है। जबकि हम तो किस धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे या मुस्लिम धर्म के थे, इसलिए हम टोपी का बिल्कुल नहीं पहनेंगे। तो इस कानून के कारण भी लोगों के अंदर क्या हुआ था, भय उत्पन्न हो गया था, डरने लगे थे कि कहीं हमारा हिंदू धर्म नष्ट ना हो जाए, हमारे रीति रिवाजों को नष्ट किया जा रहा है, हमारे पहनावे को, सभ्यता को, संस्कृति को क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, हमारी जाति नष्ट हो रही है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। इसीलिए इन सारे घटनाओं के कारण लोगों में क्या उत्पन्न हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया, और क्या करा, प्रारंभ कर दी, क्रांति प्रारंभ कर दी। इसको एक बार बता रहा हूं फटाफट से, अब मेरे को पता नहीं कौन सा का उदाहरण। 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति के मुख्य पात्र है, क्या है, मुख्य पात्र। पात्र का मतलब जानते हैं आप? हाँ, वो कौन कौन है, इसमें से एक प्रश्न आता है। सबसे पहला प्रश्न क्या आता है इसमें कि 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तो कौन थी? एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। लेकिन हम किसका पूछ रहे हैं? 1857 की क्रांति के समय कौन थी? तो कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। याद रखना, क्रांति के समय विक्टोरिया, और अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय महारानी कौन थी, तो कौन रह जाएगी? एलिजाबेथ। दूसरा प्रश्न क्या आता है? दूसरा प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, किसका पूछा जाता है? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? आगे मैंने बताया भी था एक बार। पूरा नाम आपको बहुत कम जगह मिलेगा। पूरा नाम था विस्काउंट पाम ईस्टर्न। पाम ईस्टर्न पूरा नाम क्या है? विस्काउंट पाम ईस्टर्न। आपको ज्यादातर नाम ये मिलेगा कि प्रधानमंत्री का नाम क्या था? पाम ईस्टर्न। क्या नाम था? पाम ईस्टर्न। लेकिन आजकल पूरा नाम पूछा जाता है, तो पूरा नाम क्या रहेगा? विस्काउंट पाम ईस्टर्न। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर नाम नहीं आए तो, बहादुर शाह नाम नहीं आया जफर, तो क्या लिखा आएगा? बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम आएगा? बहादुर शाह द्वितीय। पूरा नाम क्या था? बहादुर शाह द्वितीय। जफर क्या थी? इसकी उपाधि है। क्या है?
जफर उपाधि। तो आप क्या कह सकते हो, बहादुर शाह जफर बोलो या बहादुर शाह द्वितीय बोलो, एक ही बात है। उसके बाद में पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रधान सेनापति कौन था? बता सकता है कोई? सेनापति कौन था? सेनापति था एचिसन। क्या नाम था? एचिसन। वापस बोल रहा हूं मैं, अगर पूछे क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तब तो क्या रहेगा? विक्टोरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कौन थी? एलिजाबेथ। 1870 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विस्कॉन्ट पाल्मस्टर। भारत के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। जफर क्या है इसकी उपाधि। फिर 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रधान सेनापति कौन था? तो कौन था? एचिसन। क्या नाम था? एचिसन। पांचवा प्रश्न आता है 1857 की क्रांति के समय भारत का जीजी कौन था? कौन था जीजी? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। इन प्रश्नों को, ये तो रेगुलर प्रश्न है, इनमें से कई लेटेस्ट प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय किसे इटली का गेरिबाल्डी, इटली का गेरिबाल्डी कहा जाता है? कहा जाता है। गेरिबाल्डी जानते हैं? ये इटली का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। इटली को स्वतंत्र कराने के लिए जिस व्यक्ति का महान योगदान था वो कौन था? गेरिबाल्डी। क्या नाम था? गेरिबाल्डी। और इधर भारत में भी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? इटली का गेरिबाल्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली का गेरिबाल्डी। कौन था? कौन था? जो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। और 18 अप्रैल 1858 ईस्वी को मानसिंह नरूका नामक जो व्यक्ति था उसके विश्वासघात के कारण पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। कौन था? अब और क्या बताऊं, इतने तो बता दें। तांत्या टोपे। किसको कहा जाता है? तांत्या टोपे। तांत्या टोपे। तांत्या टोपे कहां का था? कहां का था? ये कमांडर इन चीफ था। कहां का? कानपुर का। कहां का? कानपुर का कमांडर इन चीफ था। और कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहेब। अर्थात नाना साहब का सहयोगी था। कौन? तांत्या टोपे। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति में किस भारतीय क्रांतिकारी ने फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था नेपोलियन थर्ड। क्या नाम था? नेपोलियन थर्ड या नेपोलियन तृतीय। उसे 1857 की क्रांति में सहायता करने के लिए पत्र भी लिखा था, जिसे क्या कहा जाता है? कौन था बताइए? जिसे धौंदुपत के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? धौंदुपत। कौन था? जो पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। कौन था? चलो मैं ही लिखता हूं, कोई नहीं। क्या प्रश्न है? 1800 सुनते रहो, याद रह जाएगा। 1857 की क्रांति के समय किस भारतीय क्रांतिकारी ने फ्रांस के शासक जिसका नाम था नेपोलियन तृतीय
को 3 पत्र लिखे। कितने पत्र लिखे? 3 पत्र लिखे। क्यों लिखे? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए सहायता करने के लिए। और उस व्यक्ति का नाम क्या था? अब तो बताओ क्या था? अभी तो बताया मैंने, ये रहा। कौन था? नाना साहब। कौन था? नाना साहब। और नाना साहब कहां नेतृत्व करते थे? कानपुर में। कहां करते थे? कानपुर में। यहां तक लिख लो एक बार, इतना ही टाइम।